हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर में। जैसे कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती हेतु जो एमसीक्यू का सीरीज चालू किया हुआ है, उसमें आज हम भारत के मध्यकालीन इतिहास का जो है क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने भारत के समान अध्ययन के कुछ वीडियोस और छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन के भी कुछ वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहाँ जाके हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में और 712 ईस्वी में। तो जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जो मिलता जुलता ऑप्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सी और डी मिलता जुलता लग रहा है, तो यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हो, चिंकी मिंकी ट्रिक। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो अलग अलग है, तो ये आंसर तो लगभग नहीं होता है। तो सी और डी लगभग आसपास के ऑप्शन लग रहे हैं, मिलते जुलते लग रहे हैं, तो ये इसमें चिंकी मिंकी ट्रिक लगा सकते हो। तो या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो 712 ईस्वी में मीर कासिम के नेतृत्व में पहला अरब आक्रमण हुआ था, और भारी संघर्ष के बाद इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, इसके दरबार का इतिहासकार कौन था? तो आपने कभी ना कभी नाम तो सुना ही होगा महमूद गजनवी का, जो एक अरब आक्रमणकारी था और लगभग ये 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा भी था, ये आप जान रहे होंगे। तो इसके इतिहासकार कौन था दरबार का? तो ऑप्शन ए है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी और चंद्रबरदाई। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उतबी। उतबी जो है वो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। तो महमूद गजनवी सुसभ्य और शिक्षित व्यक्ति था, तो ये विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है फरिश्ता, अलबरूनी, इब्न बतूता और आफिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास भारत आए थे। और अलबरूनी के बारे में एक तथ्य ये भी है कि ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ही अपना टारगेट बना लिया था, 17 बार उसको लूटा है। तो लूटने के बाद इसका पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी है भीमदेव, सी है मूलराज और डी है जयसिंह सिद्धाराज। ठीक, तो जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर ऑप्शन में मिलते जुलते ऑप्शन दिख रहे हैं तो आंसर वहीं रहता है। ठीक है, ये चिंकी मिंकी ट्रिक आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी भीम है और यहाँ पे भी भीम है, या तो आंसर ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव। ठीक है, तो वहां का जो शासक था भीमदेव, तो उसने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए है तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी, बी है तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी, सी है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी और डी है कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर चिंकी मिंकी ट्रिक लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो 1194 यहाँ पे भी है और 1194 यहाँ पे भी है एक, और दूसरा तराइन का युद्ध यहाँ पर भी है, तराइन का युद्ध यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पे चिंकी मिंकी ट्रिक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में कॉमन है। ठीक, और चिंकी मिंकी ट्रिक आपको तभी लगाना है जब आप क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी ठीक से नॉलेज नहीं है, तब लास्ट ऑप्शन है चिंकी मिंकी ट्रिक। ठीक है, अगर आप पहले जान रहे हो तो पहले सबसे पहले आपको अपना नॉलेज को काम में लाना है, उसके बाद ही ट्रिक में जाना है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नॉलेज का यूज करेंगे। यहाँ पे आप चिंकी मिंकी ट्रिक मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे भी दो कॉमन है, यहाँ पे भी दो कॉमन है, चारों ऑप्शन कॉमन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। ठीक,
तो पहले आप देख लीजिए तराइन का युद्ध जो 1191 था और 1192 था, ये दोनों जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान, ये आप जान भी रहे होंगे, ठीक है। तो पहला जो युद्ध था 1191 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ अगले साल ही 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था, ठीक है। तो ये दोनों तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, इसलिए ठीक है। तो इसका आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है? चंदावर के युद्ध में जो राजा था चंदावर का, वो कन्नौज का राजा था, उसको मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? ठीक है। ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो चारों ऑप्शन में फिर आपको चिंकी मिंकी ट्रिक मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे भी खिलजी है, यहाँ पे भी खिलजी है, यानी कि आंसर या तो डी होना चाहिए या तो ए होना चाहिए, ये दो नहीं होगा, ठीक है। कॉमन सेंस का है, या तो ए होना चाहिए या तो डी होना चाहिए, ठीक। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं किया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी कौन था? ये मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। ये बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको दोनों को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। ऑप्शन है ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है बलबन और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखना जो मोहम्मद गौरी है उसका जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो मोहम्मद गौरी है वो तराइन का दूसरा युद्ध विजय हो गया था, किसको हराकर? पृथ्वीराज चौहान को। कब? 1192 ईस्वी में, ठीक। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और जो विजित भाग है उत्तर भारत का, वहां पर अपने जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको नियुक्त करके ये अपने वापस लौट जाता है, ठीक है। तो ये उसका प्रतिनिधि के रूप में वहां प्रशासन संभाले रखते हैं, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? मोहम्मद गौरी की, ठीक। तो अब प्रश्न उठता है कि अब ये जो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य है इसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन होगा? तो बाकी जो सरदार लोग रहते हैं वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका उत्तराधिकारी होगा। इसलिए 1206 ईस्वी में नए वंश की स्थापना होगी जिसको बोलेंगे गुलाम वंश, ठीक है। अब इसको गुलाम वंश क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। और इसी को बोला भी जाता है, जैसे मध्यकालीन भारत आप पढ़ते होंगे तो दिल्ली सल्तनत आप नाम सुने भी होंगे, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत नाम सुने होंगे, तो ये यहीं से शुरू हो रहा है। कहां से? गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत कहां शुरू हो रहा है? गुलाम वंश से, ठीक। और सल्तनत क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तुर्की जो देश है उधर राजा को सुल्तान बोला जाता था, तो सुल्तान से क्या आ गया? सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू होती, गुलाम वंश, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे वंश सुनेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब यहीं से आएंगे, ठीक है। शुरुआत कहां से हो रहा है? गुलाम वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन बहुत ज्यादा ही उदार व्यक्ति था और बहुत ज्यादा दान करता था, तो ज्यादा दान करने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया था? लाख बख्श, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2.5 दिन का, 2.5 नहीं ये 2.5 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक है। मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है और मीनार है, ठीक। तो झोपड़ा देख के लोगों को लगेगा कि झोपड़ी टाइप का होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन में भी झोपड़ी डाल दिया गया है। ये फंसाने के लिए डाल देते हैं एग्जामिनर
कि आप झोपड़ा और झोपड़ी देख के कनेक्ट करके आंसर सी मार दो, लेकिन ये झोपड़ी नहीं है, इसका आंसर क्या है, ये है मस्जिद। ठीक है, क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ कराया था, इसको कराया था अजमेर में। ठीक, तो इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्या है, मस्जिद है। और एक चीज और, जो आपने कुतुब मीनार सुना होगा दिल्ली में जो है, उसका निर्माण भी किसने शुरुआत किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बस आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कुतुब मीनार जो है वो किसके नाम पर बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी को, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी है इल्तुतमिश को, और डी है बलबन को। ठीक है, मोहम्मद गौरी तो खुद शासक था, वो तो जबरदस्ती ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन बी और सी में। तो बी में तो आप पढ़े होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एक ही गुलाम है, गुलामों को गुलाम बोल रहे हैं, मतलब गुलाम का भी एक कोई गुलाम होना चाहिए। ठीक, तो बच रहे क्या, सी और डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। ठीक है, और दामाद भी था। ठीक है, कौन, इल्तुतमिश। तो इसलिए गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था, बलबन के शासनकाल में किया था, कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया था, कि इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था। ठीक, तो चंगेज खां के बारे में आप जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तो ये एक मंगोल शासक था और ये बहुत ही खुखार व्यक्ति और आक्रमणकारी था। ठीक है, तो ये आक्रमण करते हुए भारत भी पहुंच गया था, कब, 1221 ईस्वी के आसपास, वो भी कब, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसी के समय भारत में इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। हालांकि वो सिंधु नदी तक आता है और सिंधु नदी के तट से वापस लौट जाता है, कौन, चंगेज खां। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन यही पूछता है कि चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत आया, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अब इसने ऐसा नीति क्यों अपनाया, क्योंकि ये भी गुलाम वंश के ही शासक है, कौन, बलबन। तो हुआ ये था कि जैसे आपने देखा होगा, गुलाम वंश के शासक जो पहला था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और लोग जान रहे थे कि ये तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम ही अब क्या बन गया है, शासक बन गया है। तो जो शासक बन गया, हालांकि राजा तो वो बन गया है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन लोगों को फील नहीं होता था कि ये राजा है, लोग उसको एकदम गुलाम की नजर से ही देखते थे, मतलब उनका नजरिया राजा के प्रति ऐसा कोई ठीक ठाक नहीं था। तो राजा का जो वैल्यू है वो एकदम कोई ठीक ठाक नहीं थी। दरबार के जो मंत्री लोग होते थे या जो भी उनके सलाहकार होते थे, तो वो उसको राजा को राजा की नजर से देखते नहीं थे। ठीक है, तो अब जब बलबन शासन में आता है तो ये इस चीज को बदलना चाहता है, किसको, कि राजा का पावर बढ़े और राजा के वैल्यू बढ़े। ठीक, तो इसके लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति, ताकि राजा का जो पद है वो लोगों को फील हो कि राजा कुछ है। ठीक, तो इसके लिए दो चीज और इसने चालू करता है, क्या, एक तो सिजदा, एक प्रथा चालू करता है। सिजदा मतलब अगर आप बलबन के दरबार में जाओगे तो सिजदा करना पड़ेगा। सिजदा मतलब बलबन अगर बैठे तो भूमि पर लेट कर अभिवादन करना है उसका, तो उसको बोला सिजदा। और एक चालू किया प्रथा पैबोस। ठीक है, अब पैबोस क्या है, तो पैबोस ये है कि भाई अगर आप बलबन से मिलने गए हो तो उसका जाके चरण को चूमना है। तो वो चूमना है क्यों, ताकि राजा की वैल्यू बहुत दिखा रहे हैं कि भाई राजा बहुत बड़ा व्यक्ति है। ठीक, तो उसको बोल दिया गया पैबोस। तो पैबोस क्या है, चरणों को चूमने की प्रथा थी। तो ये दोनों प्रथा भी चालू करते हैं, कौन, बलबन। ठीक, तो इसका आंसर है, आपने समझ गए होंगे, बलबन रक्त और लौह की नीति क्यों अपना रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, हजार दिनारी। ऑप्शन ए है बलबन, बी है मलिक काफूर, सी है सिकंदर लोदी, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है,
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर। तो ये मलिक काफूर कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी का पहले तो गुलाम था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने पहले गुजरात विजय किया, गुजरात पर आक्रमण किया, तो वहां से इसको पकड़ लिया। किसको? मलिक काफूर को। ठीक, और मलिक काफूर मूलतः हिंदू था और इसको पकड़कर गुलाम बनाकर दिल्ली ले आया। ठीक, और उसने बाद में अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। किसने? मलिक काफूर ने। हिंदू से मुसलमान बन गया और धीरे धीरे वो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वस्त सेनापति भी बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दक्षिण के अभियान पर भी आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 14, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, फिर है लोधी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। ठीक, तो सबसे पहले गुलाम वंश का देख लेते हैं, क्योंकि गुलाम वंश सबसे पहले स्थापित हुआ था। इसका जो कार्यकाल शासन काल था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। किसका था शासनकाल? गुलाम वंश का। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। उसके बाद है गुलाम के बाद कौन आया था? खिलजी। तो खिलजी का है 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक, और खिलजी वंश के बाद आए थे तुगलक। तुगलक लोगों का था 1320 ईस्वी से 1412 से 1414 तक लिया जाता है इसका। तो 1414 ईस्वी तक कौन से वंश का शासनकाल था? तुगलक वंश का। और उसके बाद लोधी वंश था। तो लोधी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो कौन सा वंश था? तुगलक वंश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक, ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है बाबर, सी है अकबर और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना इब्न बतूता के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, और कब? 1333 ईस्वी के आसपास आया था, और ये लगभग 1347 ईस्वी तक भारत में रहा था। और जब भारत आता है तब मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का एक मस्जिद का काजी नियुक्त कर देता है, और इसने अब अपनी एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है रहला। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रहला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बलबन ने, बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखना रोजगार कार्यालय जो जिसने खोला था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही अच्छा शासक था। भारत में बहुत सारे इसने निर्माण कार्य कराए हैं, जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इसने रोजगार कार्यालय खोला। ठीक है, और दान दक्षिणा करने के लिए एक अलग ही विभाग बना दिया था, दीवान एक खैरात करके, है ना। तो ये दान दक्षिणा करने के लिए विभाग था। इसलिए आप कभी ना कभी दोस्त यार से सुने भी होंगे, दोस्त आपका बोलता भी होगा भाई खैरात में नहीं मिला। खैरात मतलब फ्री में या भीख में। ठीक, तो वो यही शुरुआत किया, और खैराती अस्पताल भी बनाता है कि ताकि लोगों का फ्री में इलाज किया जा सके, और कुशल हकीम भी रखा था इसने। ठीक है, तो फिरोज शाह ने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम कराए थे। और जो इससे पहले दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला, वो इसी के नाम पे था, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे। अभी हाल ही में उसका नाम चेंज करके मोदी सरकार ने उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ठीक, ऑप्शन ए है लोधी वंश, बी है सैयद वंश, सी है तुगलक वंश और डी है खिलजी वंश। ठीक है, तो तैमूर जो है वो 1398 ईस्वी में, जो तुगलक वंश का एक शासक रहता है, तुगलक वंश का ही रहता है शासक, जिसका नाम रहता है नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद, इसके शासनकाल में ये भारत पर आक्रमण करता है। कौन? ये मंगोल आक्रमणकारी ही है भी। कौन? तैमूर। ये 1398 में आक्रमण कर रहे हैं तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय। और इसके बाद जो भारत में वंश स्थापित होने वाला है दिल्ली में, वो है कौन सा? सैयद वंश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, बी है अकबर, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जो सिकंदर लोदी है, ये लोदी वंश का शासक है ना, ये लोदी वंश का शासक है। लोदी वंश की स्थापना अगर किसने किया था, तो ये आंसर है इसका बहलोल लोदी ने। तो बहलोल लोदी के बाद जो शासक बनता है वो है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी क्या करता है कि जो राजस्थान के शासक हैं उन पर नजर रखने के लिए वो यमुना नदी के पास आगरा जो नगर है उसको बसाता है। ठीक है, ये आगरा को यही बसा रहा है कौन? सिकंदर लोदी। क्यों? राजस्थान के शासकों पर नजर रखने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था ये विभाग पूछ रहा है? ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से और डी वित्त विभाग से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से। तो इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था बलबन ने। तो आप जान रहे होंगे बलबन के पहले जो शासक थे गुलाम वंश के वो थी रजिया। ठीक, और रजिया के पहले कौन थी? तो वो था इल्तुतमिश। तो आप पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि इल्तुतमिश के समय ही चंगेज का भारत पर आक्रमण किया था, ये मंगोल शासक था। ठीक है, तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए बलबन ने कौन से विभाग की स्थापना करता है? दीवान ए अर्ज। ये था सैन्य विभाग बोलो या रक्षा विभाग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहे हैं भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जनरली ये वाला क्वेश्चन का जनरली ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होता है, इसको आप पहले ही हटा देना। ऑप्शन ए बी सी में ही आंसर रहता है अधिकतर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी भारत में। और इक्ता व्यवस्था क्या थी? तो ये इसमें एक भूमि का जो विशेष खंड है उसको सैन्य और सैन्य अधिकारी को दे दिया जाता था और उससे जो लगान प्राप्त होता था वो उसका उपभोग करते थे कौन? सैन्य अधिकारी, लेकिन वो इस भूमि के मालिक नहीं होते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो आप अलाई से अलाउद्दीन को कनेक्ट कर लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई दरवाजा कहाँ है? तो अगर आप कभी दिल्ली गए होगे या नहीं गए हो तो जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो कैंपस है वहीं पर अलाई दरवाजा भी है। ठीक, ये एक तरह से एंट्रेंस बस है और कुछ नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेर शाह सूरी का और डी हुमायूं का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये उसका दरबारी क्या था? कवि था। ठीक, तो याद रखना अमीर खुसरो जो है वो कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ठीक है, ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, बी है खनवा का युद्ध, सी है चंदेरी का युद्ध और डी है घाघरा का युद्ध। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खनवा का युद्ध। ठीक, तो राणा सांगा और जो बाबर है उसके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खनवा का युद्ध। लेकिन याद रखना बाबर को इनवाइट जो किया था भारत आने के लिए वो किया था राणा सांगा ही नहीं। तो इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन जो कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर केवल अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में आने से रहा। ठीक, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप उसको सॉल्व करने तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आप सॉल्व करने का कम से कम आपके पास कॉमन सेंस आ जाएगा आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसके पीछे कहानी क्या है कि जो राणा सांगा है ना, वो उसका और इब्राहिम लोदी के बीच थोड़ा बहुत छोटा मोटा झड़प तो हो चुका था। ठीक है, लड़ाई उनके बीच हो चुकी थी लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था, यानी कौन जीता और कौन हारा ऐसा लोग निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तो दोनों की जो शक्ति लगभग बराबर ही थी।
तो राणा सांगा को भी लगा कि मैं अकेले तो इब्राहिम लोदी को हरा नहीं सकता या हटा नहीं सकता दिल्ली के सिंहासन से, क्योंकि राणा सांगा थोड़ा महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी शासक था, ये दिल्ली पर भी राज करना चाह रहा था ताकि पूरे भारत पर राज कर सकूं। तो ये सोचता है कि क्यों ना बाबर को बुलाया जाए। इसको खबर मिलती कि बाबर अफगानिस्तान में काबुल में रह रहे हैं, ठीक है। और बाबर जो व्यक्ति है, बाबर जो है वो खुद निर्वासित जीवन जी रहा था, उसको उसके खुद से उसको उसके स्वदेश उज्बेकिस्तान से निकाल दिया गया था, है ना। तो वो खुद अफगानिस्तान में काबुल पर रह रहा था और वो खुद ही सोच रहा था कि मेरे को कब भारत जाने का मौका मिले, है ना। वो भी चाह रहा था कि भारत में मेरे को शासन करना है, क्योंकि अफगानिस्तान से उसको इतनी कमाई नहीं होती थी और भारत के बारे में वो सुन रखा था, ठीक। तो बाबर भी वेट कर रहा था कि कब मेरे को भारत जाने का मौका मिलेगा, और ये मौका दे देता है कौन, राणा सांगा ने। तो राणा सांगा मौका दे देता है और उसके इनविटेशन पर, हालांकि एक दो कारण और भी हैं, लेकिन उस ये कहानी है कि राणा सांगा ने उसको इनविटेशन दिया। तो जब बाबर भारत आता है तो उसकी लड़ाई होती है किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कौन करेगा, बाबर करेगा, ठीक। अब ये तो हुआ बाबर का किस्सा, ठीक। अब राणा सांगा के साथ क्या हो रहा था, राणा सांगा ये सोच के बाबर को इनविटेशन दिया था कि बाबर आएगा और बाकी जैसे आक्रमणकारी भारत आते थे और लूट कर सामान को लेकर चले जाते थे, तो राणा सांगा भी यही सोच रहा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और वापस चले जाएगा और बचेगा कौन, राणा सांगा। तो वो मैं क्या सोच रहा था कि मैं अब दिल्ली में अगला शासक मैं हूंगा, लेकिन बाबर तो खुद यहाँ शासन करना चाह रहा था, कहाँ, भारत में, ठीक। अब बाबर युद्ध जीत जाता है, पानीपत का युद्ध। अब बाबर बहाना क्या बनाता है, किसको मारने के लिए, राणा सांगा को। तो इन लोगों के बीच डील ये हुआ रहता है कि जब भी ये बाबर भारत आएगा तो इब्राहिम लोदी को हराने में राणा सांगा मदद करेगा, लेकिन राणा सांगा कोई मदद नहीं करता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो इसको आधार बनाकर बाबर राणा सांगा के खिलाफ क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, ठीक। तो इसका एक ट्रिक भी है ना। क्या ट्रिक है, PKCG। जैसे आप देखे होगे पीके, यानी एक पीके मूवी आया था आमिर खान का, तो आप जान रहे होगे, तो आप समझ जाओ PKCG आया, ठीक है। पीके जो है वो CG आता है। तो पी से पानीपत 1526 ईस्वी में, के से खानवा, सी से चंदेरी और जी से घाघरा। 1526, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में और 1529 ईस्वी में, ठीक है। तो कंटिन्यू ये युद्ध लड़ता है। पानीपत का 1526, खनवा 1527, सी चंदेरी 1528 और घाघरा 1529 ईस्वी में कौन युद्ध लड़ रहे हैं, बाबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ठीक। सासाराम, दिल्ली, कालिंजर, सोनारगांव। इसका मकबरा है ए, सासाराम, बिहार में। ये कहाँ है, बिहार में। अब ये शेर शाह कौन है, तो आपने जनरली नाम सुना होगा शेर शाह सूरी, ठीक। तो जैसे कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी 1526 ईस्वी में, और बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो हुमायूं है वो शासक बना था, लेकिन हुमायूं के शासन काल में ही, और शेर शाह कौन है, ये एक अफगानी ही है ना, अफगानी जो सैनिक है, ठीक। तो ये क्या करता है, कुछ समय के लिए हुमायूं को भारत से बाहर कर देता है, ठीक है। तो हुमायूं भारत से बाहर चले गया है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है कौन, शेर शाह। और दिल्ली पर कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी यानी सूरी वंश की स्थापना होती, कब से कब तक, 1540 से 1555 ईस्वी तक। तो 1540 से 1555 ईस्वी तक किसका शासन चल रहा है भारत में, तो वो है सूरी वंश का, ठीक है। तो यही है शेर शाह। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है पूछ रहा है, तो वो है सासाराम, बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है 1756 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1576 ईसा पूर्व और 1576 ईस्वी। तो देखो मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, सी और डी। तो आंसर क्या होगा, या तो सी में होगा या तो डी में होगा। लेकिन देखो आपको फंसाने के लिए क्या दे दिया यहाँ पर, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी ये तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो अकबर है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए मानसी, उसका जो सेनापति, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजता है, ठीक है। और उन लोग लड़ाई लड़ते हैं कौन सा, हल्दी घाटी का, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे? ऑप्शन है जहांगीर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है शाहजहां। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी जो सुधार किया है वो किसने किया है? अकबर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर ए सुलेही, रजमनामा, आयर दानिश और हास्त बाहिशत। तो याद रखना, महाभारत का जो फारसी अनुवाद कराता है कौन? अकबर। अकबर के ही निर्देश में फैजी, है ना, ये नेतृत्व करता है उसका। ये क्या करवाता है? महाभारत का फारसी में अनुवाद कराता है। और इसका शीर्षक क्या रखते हैं लोग? इसका आंसर है रज्मनामा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन, बी है मुकम्मल खां, सी है अब्दुल समद, डी है मीर सैयद अली। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन। ठीक, तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने किसका उपाधि दिया था? जरी कलम। तो जो मोहम्मद हुसैन है वो एक क्या था? सुलेखकार था। सुलेखकार मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि इंग्लिश जो राइटिंग है उसमें कर्सी राइटिंग आप देखते होंगे, तो कर्सी राइटिंग कितनी अच्छी दिखती है ना, तो उस तरीके से जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुलेखकार, ताकि वो लिखने में बहुत सुंदर दिखे, तो उसको बोलते हैं सुलेखकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? ठीक है, ऑप्शन ए है बाबर, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है शाहजहां। तो याद रखना, थॉमस रो कौन है? ये एक अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका प्रतिनिधि है। ठीक है, तो वो उसके शासनकाल में आता है, किसके? जहांगीर के शासनकाल में। लेकिन पहला प्रतिनिधि जो आया था वो है विलियम हॉकिंस। याद रखना, वो भी किसके शासनकाल में भारत आएगा? जहांगीर के। ठीक, और थॉमस रो भी किसके शासनकाल में भारत आया? जहांगीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? याद रखना, जो जहांगीर है वो उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था, तो उसने अपनी आत्मकथा लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। और आत्मकथा का नाम क्या था? तुझक ए जहांगीरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है मुराद, सी है मीर जुमला और डी है अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, तो इसका आंसर है मीर जुमला। ठीक, तो इसका कहानी तो थोड़ा लंबा है, तो अपन इतना अभी टाइम नहीं अपन के अपन डिस्कस कर पाए। बस आप इतना याद रखना कि मीर जुमला एक व्यापारी था और शुरू में ये हीरे का व्यापार करता था और गोलकुंडा में अभी ये शासक के अंडर में ये काम कर रहा था। ठीक, तो वहीं से ये कोहिनूर हीरा किसको देता है? फिर ये शाहजहां को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था वो अगर दूसरों पे कुछ लागू करना चाह रहा है तो उससे पहले वो स्वयं पे लागू करता था। ठीक, तो इसलिए कुछ मुसलमान उसको क्या बोलते थे? जिंदा पीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? ऑप्शन ए इक्ता, बी है सरकार, सी है तर्फ और डी है सूबा। ठीक, तो याद रखना, जो इक्ता व्यवस्था है ये तो मुगल काल में ही था, ये तो सल्तनत काल में देख रहे थे हम लोग इल्तुतमिश के समय, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी है सरकार, सी है तर्फ और सूबा, डी है सूबा। तो सूबा याद रखना, सूबेदार आप लोग कभी नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा पद हुआ करता था। तो सूबा का मतलब क्या था? सूबा का मतलब था प्रांत। ठीक, जैसे सूबेदार बोलते हैं ना, तो सूबेदार एक बड़ा पद था, तो बड़ा पद यानी कि जिले से भी बड़ा लग रहा है ना। तो प्रांत का जो प्रमुख होता था उस समय मुगल काल में उसको बोलते थे सूबेदार। ठीक, तो ये तो नहीं होगा, अपने को क्या पूछ रहा है? जिला। तो इसका आंसर है सरकार। तो जिला को उस समय क्या बोला जाता था? सरकार। और इससे नीचे क्या होता था? उसको बोला जाता था परगना। ठीक, तो सबसे ऊपर था सूबा, फिर था सरकार, और जिले से भी नीचे जो था उसको क्या बोला जाता था? परगना। ठीक, तो ऐसा पदानुक्रम बना हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। ठीक,
बाबर तो नहीं होगा क्योंकि बाबर को खुद नशे की लत थी, तो बाबर आंसर नहीं है। इसका आंसर है जहांगीर। तो याद रखना जो पुर्तगाली हैं वो अपने साथ तंबाकू लेके आए थे भारत, है ना। तो जब भारत में इन लोगों ने तंबाकू लेके आया तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा ही तंबाकू की लत लग गई थी। ठीक, तो इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया था कि लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, तो लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जहांगीर को इसमें निषेध लगाना पड़ा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है लेडेन और रस्किन ने, बी है विलियम हॉकिंस ने, सी है विलियम जॉन्स ने और डी है फिंच ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेडेन और रस्किन ने। ठीक है, तो याद रखना जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी तुजुक ए बाबरी। उसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। ठीक, तो ये इसने अपनी भाषा मातृभाषा में लिखा था, तुर्की में। ठीक, तो इसी का अनुवाद को बोला जाता है बाबरनामा। ये लिखा था, ये किस में लिखा गया था, कौन सी भाषा में? फारसी। ठीक, तो इसी का अनुवाद किसने किया बाबरनामा का? लेडेन और रस्किन ने। ठीक है, तो आज का जो सीरीज था उसमें हम लोग 35 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।